आज्ञा स्वामी। जब एंटोनी दौड़ने के लिए तैयार हो तो तुम उसके रास्ते में खड़ी हो जाना। एंटोनी। सीजर मेरे स्वामी। दौड़ते वक्त तुम कैल्पुनिया को छूना मत भूल जाना, क्योंकि बड़ों का कहना है कि ऐसी पवित्र दौड़ में यदि कोई बांझ स्त्री को छू लिया जाए तो अवश्य ही उसके सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। मुझे याद रहेगा श्रीमान, जब सीजर कहता है कि ऐसा करो तो उसे किया हुआ ही मान लेना चाहिए। तो ठीक है, चलो और तैयार हो जाओ। कोई रस्म ऐसी न रहे जो पूरी हुए बिना रह जाए। चलो। सीजर! सीजर! कौन है वहां भीड़ में जो हमें पुकार रहा है? 15 मार्च को सावधान रहना। कौन है वहां पर? एक भविष्य वक्ता है, आपको 15 मार्च को सावधान रहने को कहता है। उसे हमारे सामने लेकर आओ, हम उसे देखना चाहते हैं। भीड़ से चढ़कर सामने आओ, सीजर तुम्हें देखना चाहते हैं। अब बताओ मुझे, क्या कहना चाहते थे तुम? 15 मार्च को सावधान रहना। ये तो एक स्वप्नदर्शी लगता है, पागल है। इसकी बातों में ध्यान देना व्यर्थ है। चलो यहां से। सीजर! सीजर सुनो मेरी बात! सीजर! सीजर सुनो मेरी बात! सीजर! 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 क्या आप कीर्तन की दौड़ में नहीं जा रहे हैं? नहीं, मैं नहीं जा रहा हूं। क्या मैं पूछ सकता हूं क्यों? मुझे खेलों में रुचि नहीं है। एंटोनिस जैसी फुर्ती मुझ में नहीं है। तुम जाओ कैशियस, मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊं। मैं जाता हूं। ब्रूटस, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं, तुम बड़े परेशान दिखते हो। तुम अपने इस मित्र से भी बड़ी बेरुखी से मिलते हो। बताओ ब्रूटस, क्या बात है? मुझे गलत मत समझो कैशियस। अगर तुम मेरा व्यवहार कुछ बदला हुआ लग रहा है, उसका कारण मेरी कुछ चिंताएं। चिंताओं ने मुझे घेर रखा है और मेरे दिल को झकझोर रही है, और ये सब मैं किसी को बताना नहीं चाहता। परंतु कैशियस, तुम मेरे मित्रों में सबसे नजदीक हो, और कम से कम तुम्हें यह समझना चाहिए कि ब्रूटस अपनी चिंताओं के भंवर में फंसकर अपने मित्रों से स्नेह व्यक्त करना तक भूल गया है। तब तो मैंने तुम्हारे भावनाओं को समझने में भूल की है ब्रूटस, और इसी कारण से मैंने तुम्हें अपने वे विचार भी नहीं बताए जो वास्तव में कितने महत्वपूर्ण, गंभीर और लाभदायक हैं। बताओ ब्रूटस, क्या तुम अपने आप को देख सकते हो? नहीं कैशियस, आंख अपने आप को तब तक नहीं देख पाती जब तक कि दूसरा प्रतिबिंब न देखे। यही तो बात है ब्रूटस। ब्रूटस के लिए सबसे बड़ी वेदना यही है
कि उसे अपनी आंखों के लिए कोई ऐसा दर्पण नहीं मिला जिसमें वो अपना बिंब देख सकता, जिसमें वो अपनी आंखों में छुपी योग्यताओं को पहचान पाता। बिना किसी दर्पण के तुम्हें अपनी योग्यताओं का अनुमान ही कैसे हो सकता है? देवताओं के समान महान सीजर के अतिरिक्त मैंने रोम के हर एक पुरुष को यही कहते सुना है, इस कठोर और यातनामय युग में यदि ब्रूटस अपनी योग्यताओं को पहचान लेता तो कितना अच्छा होता। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो कैशियस? तुम जो मुझे करने को कहते हो वो मैं नहीं कर सकता। सुनने के लिए तैयार हो जाओ ब्रूटस, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम स्वयं अपनी योग्यताओं को नहीं पहचान पाते और हमेशा मुझे ही तुम्हारे लिए कोई ऐसा दर्पण बनना पड़ता है जो तुम्हारी इन योग्यताओं को तुम्हारे सामने प्रकट कर सके। ये कैसा शोर था? मुझे संदेह है कि लोग सीजर को सम्राट बना रहे हैं। क्या तुम भी भयभीत हो? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए ब्रूटस? मैं ये नहीं चाहता कैशियस, मगर मैं सीजर से प्रेम भी करता हूं। लेकिन तुम मुझे यहाँ कितनी देर से क्या चाहते हो मुझसे? मैं जानता हूं तुम में वो योग्यताएं हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी वह रुचियों से भी परिचित हूं। सम्मान ही मेरी कथा का विषय है। मैं नहीं जानता कि तुम और बाकी लोग इस जीवन के विषय में क्या सोचते हो, किंतु अपने बारे में कहूं, किसी के आतंक में जीवित रहने से मर जाना बेहतर है। मैं भी सीजर के भांति स्वतंत्र जन्मा हूं और तुम भी स्वतंत्र जन्मे हो। हम भी उसी के भांति समर्थ हैं, हम में भी उसी के भांति शीत सहन करने का सामर्थ्य है। एक दिन टाइबर नदी की तेज धाराओं के बीच में सीजर ने मुझे चुनौती देकर पुकारा था, कैशियस, क्या इस तेज धार में तुम मेरे साथ तैरने का साहस रखते हो? मैं तुरंत ही नदी में कूद पड़ा था और मैंने उससे कहा, क्या तुम मुझे पकड़ सकोगे? वो मेरे पीछे तैरने लगा। नदी में विपुल गर्जनाएं हो रही थी और पानी को भीम प्रयत्न से चीरते हुए हम दोनों आगे बढ़े जाते, किंतु निर्धारित गंतव्य पर पहुंचने से पहले ही वो चिल्ला उठा, कैशियस मुझे बचाओ, अन्यथा मैं डूब जाऊंगा। उस दिन मैंने सीजर को टाइबर की प्रचंड धारा में थके कलांक सीजर वैसे ही बचाया जैसे महान इर्नेस्ट ने वृद्ध एंसाइसिस को बचाया था। और आज वही आदमी देवता बन गया है। और कैशियस क्या है? कैशियस एक साधारण मनुष्य जो उसके सम्मान में उसके आगे झुके और उस अभिवादन को स्वीकार करने के लिए सीजर अपना सिर तनिक हिला भर दे। नहीं होने दूंगा मैं ये। एक बार हम स्पेन में थे, तब उसे बुखार चढ़ाया। उस दिन मैंने उसे कांपते हुए देखा था। आज जो देवता बना हुआ है, उस दिन वो कांप रहा था। उसकी आंखों की ज्योति नष्ट सी हो गई थी, उसके चेहरे का रंग उड़ सा गया था। जिसकी बातों को रोम के लोग इतना आदर देते हैं, जिसके भाषणों को किताबों में लिखा जाता है, उस दिन वो एक ज्वर ग्रसित बालिका की तरह करुणा भरे स्वरों में पुकारती थी, टिटिनियस, मुझे कुछ पीने को दो। इतना दुर्बल मनुष्य। अरे देवताओं, मैं आश्चर्य से ग्रस्त हूं। कैसे वो अकेला ही विजयी होकर इस समस्त संसार के सारे आदर और पुरस्कार प्राप्त कर रहा है। फिर बड़े शोर। अच्छा है, सीजर को कोई सम्मान प्रदान किया जा रहा है। ये उसी का शोर है। एक विशाल पाषाण मूर्ति के भांति वो सब पर छा गया है। सारे संसार को उसने छोटा बना दिया और हम क्षुद्र लोग उस
उसके बड़े बड़े चरणों के नीचे से निकल के अपनी अपमान की कब्रें इधर उधर ढूंढते फिर रहे हैं। कभी कभी इंसान को अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करना पड़ता है। दोष हमारी ग्रह दशा में नहीं, हम में है। हम ही अधीन प्रवृत्ति के हैं। ब्रूटस और सीजर। सीजर नाम में ऐसी क्या महानता है? क्यों यही नाम सबसे अधिक प्रतिध्वनित होता है? दोनों नामों को साथ लिख कर देखो। हमारा नाम कहीं अच्छा है। दोनों नामों को साथ उच्चारण कर देखो। तुम्हारा नाम ही महाप्राण ध्वनि है। तोड़ कर देखो, तुम्हारा नाम ही भारी निकलता है। सीजर नाम की तरह ब्रूटस नाम भी स्फुरन भरने में सामर्थ है। क्यों सारे देवताओं के नाम पे वही भोजन करता है? क्या वो इतना महान हो गया है? महान प्रलय के उपरांत कभी भी ऐसा युग नहीं हुआ जब रोम में एक से अधिक महापुरुष जीवित ना रहे। और आज रोम में केवल एक ही महापुरुष बचा है। बोलो, मैंने, तुमने, किसने अपने पिताओं को यह कहते नहीं सुना कि रोम का गौरव जीवित रखने के लिए एक ब्रूटस ही था, जिसने असंख्य कष्टों को सहन किया था। एक ब्रूटस ही होता जो एक रात सत्ता की जगह महान पाप को भी स्वीकार कर लेता। तुम मुझे चाहते हो कैशियस, ये मैं जानता हूं, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं। कुछ समझ रहा हूं कि तुम मुझसे किस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हो। इस विषय में मेरी क्या धारणा है ये तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। परंतु मेरे मित्र, तुम भी एक बार फिर से विचार करो। मैं धैर्य से तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा और हम दोनों मिलकर इस पर विवेचन करेंगे। परंतु ऐसे मंडराती हुई कठोर परिस्थिति में ब्रूटस भी रोम का पुत्र कहलाने की अपेक्षा एक गवाह ही कहना अधिक पसंद करेगा। मुझे खुशी है कि मेरे निर्बल शब्दों ने ब्रूटस को एक अग्नि की लपट का आभास दिया है। खेल समाप्त हो गया है। सीजर लौट रहा है। जैसे ही वो इधर होकर जाए, कास का कोई इशारा करना। वो अपने स्वभाव के अनुसार खुद ही बता देगा आज क्या क्या हुआ है। अच्छी बात, ऐसा ही करूंगा। लेकिन ये क्या? सीजर की भौं पर गुस्सा नजर आ रहा। बाकी के लोग कैसे सहमे हुए जैसे अभी भी डांट खा चुके हैं। उन्हें का चेहरा पीला पड़ गया है। सिसरो की आंखें कैसे लाल सी चमक रही हैं। फिर तो कास का ही बताएगा आज क्या क्या हुआ। एंटनी, सीजर, मेरे पास रात को सोने के लिए ऐसे आदमी देना जो मोटे और खुद सोते हो, जो सुंदर, जिनके बाल घने और खूबसूरत हो, मगर हाँ, याद रहे वो शरीर से सख्त और मजबूत होने चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा सरकार। वो देखो, कैशियस है ना? बहुत असंतुष्ट लगता है, पीला सा चेहरा, थका हुआ। वो बहुत सोचता है, बहुत गूढ़ चिंता में डूबा रहता है, और इसीलिए एंटनी, ऐसे लोग खतरनाक साबित हो सकते हैं। श्रीमान, आपको कैशियस से डरने की जरूरत नहीं। कैशियस खतरनाक नहीं है। वो तो एक अभिजात कुलीन रोम निवासी है और आपके प्रति बहुत वफादार भी है। कितना अच्छा होता यदि कैशियस मोटा होता। उससे मैं डरता नहीं, किंतु यदि तुझे भी भय लगता हो तो उस दुबले पतले कैशियस के अलावा कौन और व्यक्ति होता जिससे मैं बचता रहता। वो बहुत पढ़ता है और वो एक महान दार्शनिक भी, जो लोगों के काम देखकर ही उनके उद्देश्यों को पहचान लेता है। और वो बहुत कम मुस्कुराता है,
और अगर वो मुस्कुराता भी है तो वो अपने आप का ही उपहास करता है कि वो क्यों मुस्कुरा रहा है। और एंटनी, उन्हें तो तुम्हारी तरह खेलों को पसंद करता है और न ही संगीत को। ऐसे लोग अपने से महान व्यक्तियों को देखकर मन ही मन बेचैन से रहते हैं और इसीलिए ऐसे लोग भयानक साबित हो सकते हैं। मैं तो तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। मैं स्वयं नहीं डरता क्योंकि मैं सदैव सीजर हूं। चलो। तुमने मुझे इशारा करके रोका। क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? बताओ कास्का, आज ऐसी क्या बात हो गई? सीजर इतने उदास दिखाई देते हैं। हुआ ये कि सीजर को एक ताज भेंट किया गया और उसने उसे हाथ से हटा दिया और इसी पर लोगों ने हर्ष ध्वनि की। दूसरी बार शोर क्यों हुआ था? इसी कारण से, हाँ, इसी कारण से। कास्का वो 3 बार चिल्लाए थे, उसका कारण? यही कारण था और क्या? हाँ। क्या उसे 3 बार ताज दिया गया? हाँ, उसने 3 बार मना कर दिया था, लेकिन हर नई बात वो पहले से अधिक नम्र लगता था, लेकिन फिर भी वो लोग चिल्ला उठते थे। हाँ, चिल्ला उठते थे। हाँ। उसे ताज किसने दिया था? मार्क एंटोनियस ने ही तो। हाँ, मार्क एंटोनियस। कास्का, उसे ताज किस प्रकार दिया गया? विस्तार से तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, चाहे इसके लिए मुझे फांसी क्यों ना लगा दी जाए। कास्का सुनो, बताओ ना फिर। अच्छा चलो बताता हूं। वैसे इसमें बहुत कुछ मूर्खता थी जो मैं पसंद नहीं करता। मैंने उसे ठीक से देखा भी नहीं था। मार्क एंटोनियस ने उसे ताज दिया था, ना ही वो ताज ही था, हाँ, थी कोई चमकती हुई सी चीज। सीजर ने उसे हाथ से हटा दिया था, लेकिन मुझे लग रहा था वो उसे चाहता था। उसे फिर से ताज दिया गया और उसने फिर से उसे हाथ से हटा दिया। जब फिर भी महसूस हो रहा था उसे अपनी उंगलियों से छू लेना चाहता था। उसे तीसरी बार फिर से ताज दिया और उसने फिर से उसे लेने से इनकार कर दिया। इस बार तो भीड़ के लोगों ने अपने कर्कश हाथों से ताली बजा-बजा चिल्लाना शुरू कर दिया और भीड़ के लोगों ने अपनी लंबी लंबी सांसों से वहां ऐसी गंदी हवा फैला दी कि सीजर का तो गला घुटने लगा और वो वहीं गिर पड़ा। वैसे मैं तुम्हें अपने बारे में बता दूं कि मैं तारीफ भी नहीं ऐसा, क्योंकि मैं अगर जरा भी मुंह खोलता तो गंदी हवा मेरे फेफड़ों में घुस जाती। साथ ही बोला सुन ले। सीजर मर चुका गया। हाँ, वो तो बाजार में गिर पड़ा था और उसके मुंह से तो झाग भी निकल रहा था और वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। हो सकता है उसे कोई बीमारी हो। वो तो मुझ में, तुम में और इस सरल हृदय कास्का में, जो हम निरंतर ही नीचे गिरते जा रहे हैं। मैं नहीं समझा तुम्हारा इससे कहने का मतलब क्या था, लेकिन मुझे विश्वास है कि वो गिर अवश्य पड़ा था। जैसे नाट्य भवनों में अभिनेताओं के कार्यों को देखकर लोग प्रसन्न और अप्रसन्न होते हैं, ठीक उसी तरह अगर वहां वो लोगों को प्रसन्न करता था तो वो कुछ नहीं कहते थे, लेकिन हाँ, अगर वो अपने कार्यों से लोगों को क्रुद्ध करता था या असंतुष्ट करता था तो वो अपने दांत पीसने लगते थे। क्या तुम मुझे झूठा समझते हो? नहीं कास्का, ऐसी बात नहीं है। हाँ, मैं झूठा ही बोलता। तुम्हें मालूम? चलिए बताओ, जब सीजर को होश आया तब उसने क्या किया? मुझे थोड़ी सी पहले उसने देखा था कि उसके कार्ड लगाने से लोग खुश हो रहे थे, तो उसने अपना पक्ष खोल लिया और कहा कि यदि कोई चाहे तो मेरा गला काट दे। सच, यदि मैं कार्य कुशल होता तो उसका गला काट देता, लेकिन तभी वो गिर पड़ा और जब वो होश में लौटा तो उसने लोगों से कहा कि यदि उसने कोई अनकहनी बात कह दी हो या कर दी हो तो वो यही समझे कि उसने ऐसा अपनी बीमारी के चलते किया है। और मेरे आसपास 3-4 औरतें खड़ी बोल पड़ी, हाय हाय कितनी अच्छी आत्मा है, जैसे उन्होंने उसकी कहने सुनने को माफ कर दिया। वैसे कोई ध्यान देने योग्य बात नहीं, क्योंकि अगर सीजर उनकी माताओं को छोड़े से गोद भी देता ना तब भी वो उसे माफ कर देती। अच्छा,
इसीलिए वो इस प्रकार दुखी होकर आया। हाँ, इसीलिए। और मैं तुम्हें और भी बहुत सी बातें बता सकता हूँ, जैसे मेरूलस और फ्लेवियस को, क्योंकि उन्होंने सीजर की मूर्ति से सजावट को हटाया था, उनको जनता में भाषण देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। अच्छी बात है, अब विदा। वैसे और भी बहुत सी बेवकूफियां हुई हैं, लेकिन अभी मुझे याद नहीं। काफ्का, क्या आज रात को तुम मेरे साथ भोजन कर सकोगे? नहीं नहीं, दरअसल मैं कहीं और भोजन तय करके आया हूँ, आज नहीं। तो कल सही। हाँ हाँ, अगर कल मैं जीवित रहा और तुम्हारा भी यही विचार रहा, और हाँ, अगर तुम्हारा भोजन खाने योग्य रहा तो अवश्य। अच्छा, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। अच्छा, अब विदा। कैसा मूर्ख हो गया है। जब स्कूल में पढ़ता था तो बड़ा चतुर था। कोई वीरतापूर्ण या महान कार्य हो तो उसे करने में वो अभी वैसा ही। हाँ, देखने में लगता है मूर्ख सा, पर बातें वो बुद्धिमानी की करता है। इस सरलता से उसे ही लाभ पहुंचता है। लोग इसकी बातों को बड़े पचकाने में ले लेते हैं। ये तो सच है। अच्छा, तो मैं भी तुमसे विदा लेता। अगर तुम मुझसे कुछ और बातें करनी है तो तुम कल मेरे घर आ जाओ, या मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। ये ठीक रहेगा, मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। तब तक इन बातों पर विचार करना बस। ठीक है, विदा। विदा। ब्रूटस, तुम वाकई महान हो, किंतु मैं तो देखता हूं तुम्हारी अच्छाइयां भी बदली जा सकती हैं। अतः महान व्यक्तियों के लिए यही जरूरी है कि वो महान लोगों से संबंध रखें, क्योंकि कैसी भी दृढ़ता क्यों ना हो, उसे भी गिराया जा सकता है। उसकी मृत्यु से ही रोम का उद्धार हो सकता है। उसकी मृत्यु से। और तो मुझे कोई कारण समझ नहीं आता कि मैं उसे घृणा करूं, किंतु रोम की भलाई के लिए मैं उसकी मृत्यु ठीक समझता हूं। उसे सम्राट बनाया जाएगा, क्या इससे उसका व्यवहार बदल जाएगा? यही तो प्रश्न है, क्योंकि खूब धूप निकलने पर ही सांप वामी से बाहर आता है, और तब हमें सावधानी से चलने की आवश्यकता पड़ती है। तो सच है कि मनुष्य तुच्छता का प्रदर्शन करता हुआ महत्वाकांक्षा के सोपानों पर चढ़ता है, और एक बार ऊपर पहुंचने के बाद वो अपने से नीचे मनुष्य से घृणा करने लगता है। सीजर भी तो ऐसा ही कर सकता है। उसे राजमुकुट पहनाया जाएगा? नहीं, हमें उसकी उन्नति को रोकना होगा। हमें सीजर को सम्राट बनने से रोकना होगा, क्योंकि वो सांप है जिसे कितना भी दूध पिलाओ, बड़ा होकर एक भयानक और उत्पाती सांप ही बनेगा, सबके लिए भय का कारण बन जाएगा। उसे तो तभी नष्ट कर देना चाहिए जबकि वो एक सबोला ही है, तभी नष्ट कर देना चाहिए। श्रीमान, बत्ती आपके कमरे की जला दी गई है, और जब मैं चमक पत्थर के लिए खिड़की टटोल रहा था तब मुझे ये मुहैबन लिफाफा पड़ा मिला। मुझे पूरा यकीन है जब मैं सोने गया था तब ये वहां नहीं था। यूरे, 15 मार्च तो नहीं है? मैं नहीं जानता श्रीमान। कैलेंडर में दिया करो, मुझे बता। शुभ।
तुम सो रहे हो, जागो, देखो तुम क्या हो, क्या रोम इत्यादि। ब्रूटस, तुम सो रहे हो, जागो। इस तरह मुझे जो भड़काने की चेष्टाएं की जा रही है मैं अच्छी तरह समझता हूं। क्या रोम इत्यादि, इसका क्या अर्थ हो सकता है? क्या रोम एक व्यक्ति के आतंक से भयभीत रहेगा? नहीं, मेरे पूर्वजों ने टार्किन को रोम की गलियों से खदेड़ दिया था जबकि इसे सम्राट बनाया जा रहा था। ब्रूटस, श्रीमान, मार्च के 14 दिन बीत चुके हैं। देख, कोई है दरवाजे पर। जब से मुझे कैसियस सीजर के विरुद्ध उकसाया, उसे सोया भी नहीं। किसी भयानक कार्य को शुरू करने से लेकर उसके अंत तक का सफर किसी बुरे सपने जैसा होता है। मनुष्य ठीक वैसा ही हो जाता है जैसे किसी राज्य में अकाल पड़ गया हो। श्रीमान, द्वार पे आपके बहनोई हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। क्या वो अकेले? नहीं श्रीमान, उनके साथ और भी हैं। क्या तू नहीं जानता है? नहीं श्रीमान, उनके टॉप कान तक झुके हुए हैं। उनका आधा चेहरा चोंगों में ढका हुआ है। कोई चिन्ह नहीं है कि मैं उन्हें पहचान सकूं। उन्हें आने दे। जो आगे था। षड्यंत्रकारी, षड्यंत्रकारी, अरे षड्यंत्र, मत ढूंढ कोई शरण, तो अपने आप को नरक के उसी घने अंधकार में छुपाए रख, क्योंकि अगर वो अंधकार कम पड़ गया तो तू और चमक उठेगा। माय लॉर्ड ब्रूटस, मुझे लगता है मैंने आपकी नींद में खलल डाला है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे मुझे रात भर नींद नहीं आई, मुझे जागे हुए काफी वक्त। मैं पूछ सकता हूँ कि आपके साथ में लोग कौन हैं? हाँ, वो प्रत्येक से मुलाकात कराऊंगा। इनमें से प्रत्येक आपका सम्मान करता है और प्रत्येक चाहता है कि जो धारणा पूरे रोम को आपके विषय में है वही आपको भी अपने विषय में जागृत हो। देखिए, ये है टेब्रोनियस, ये है डैशियस, ये है कास्का, ये सिन्ना और ये मेटलस सिम्बर। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। किंतु शिष्यों के विषय में आपका क्या कहना है ब्रूटस? हम उसका मन टटोले, उसका हमसे मिलना हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। हाँ, हमें उसे किसी प्रकार नहीं छोड़ना चाहिए। किसी भी हालात में नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ, हमें उसके साथ लेना चाहिए। उसके सफेद बाल हमारे प्रति प्रजा में सम्मान उत्पन्न कर देंगे और लोग हमारे कार्य की प्रशंसा करेंगे। लोग कहेंगे उस व्यक्ति की आज्ञा से ही हमारे हाथों का संचालन हुआ। उसकी गंभीरता में हमारे यौवन का आवेश बिल्कुल छिप जाएगा। अरे उसका नाम मत लो, हमें उसे अपनी कोई गुप्त बात नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि किसी का नाम लिए बगैर कोई काम शुरू नहीं करेगा। तो फिर उसे छोड़ो। हाँ, उस रात जाने योग्य नहीं। क्या सीजर के अतिरिक्त और किसी पे प्रहार नहीं होगा? डैशियस ने बहुत माकूल सवाल उठाया है ब्रूटस। सीजर की मृत्यु के बाद मेरे हिसाब से मार्क एंटोनी का जीवित रहना ठीक नहीं हो। वो सीजर का प्रिय पात्र है और फिर उसके साधन भी तो आप जानते ही हैं। अगर वो उन सब का इस्तेमाल करने लगे तो हमारी नाक में दम हो जाएगा। इसलिए सीजर के साथ साथ हमें मार्क एंटोनी की भी हत्या करनी पड़ेगी बस। फिर तो हमारा कार्य बहुत खूनी दिखाई देगा कैशियस। सिर काटकर टुकड़े टुकड़े करता हुआ जैसे कोई क्रुद्ध हत्यारा हो। ऐसे ही तो लगेंगे हम। हमें एक पवित्र कार्य के लिए बलि देनी ही, ना कि हमें बलिक बनना है कैशियस। इतना अच्छा होता यदि हमें सीजर की हत्या नहीं करनी पड़ती, किंतु दुर्भाग्य से हमें उसकी हत्या करनी ही पड़ेगी। दोस्तों, आओ
हम उसे देवताओं के लिए बलिदान की तरह प्रस्तुत करें, ना कि उसके मांस को शिकारी कुत्तों के लिए आयोजित करें। हम उसे द्वेष रहित भावना से मारें, रोम की भलाई के लिए। इस तरह हम उद्धारक समझे जाएंगे, हत्यारे नहीं। रही बात मार्क एंटोनी की, वो सीजर का छोटा सा अंग है। जब सीजर ही नहीं रहेगा, मार्क एंटोनी क्या कर लेगा? मैं फिर भी उस पर भरोसा नहीं कर सकता ब्रूटस, कि सीजर के प्रति उसके दिल में जो प्यार है वो मेरे अच्छे कैशियस, तुम्हें इसकी चिंता की आवश्यकता नहीं है। अगर वो सीजर से इतना ही प्रेम करता है तो उसके लिए इतना कर सकता है कि उसकी मौत के बाद वो खुद भी मर जाए। परंतु ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि वो संगीत प्रेमी है, खेलों का प्रिय, आवेश प्रिय है। उसके मरने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, और उसके डरने की कोई, उससे डरना भी नहीं चाहिए। और वो जीवित रहेगा और बाद में इसमें हंसा भी करेगा। घड़ी में 3 बज गए हैं ब्रूटस, अब हमारा चलने का समय हो गया। अब हमारे विदा होने का वक्त है। किंतु अभी यह संदेहास्पद है, कल सीजर सीन हटाएगा भी या नहीं, क्योंकि आजकल वो बहुत ज्यादा अंधविश्वासी सा हो गया है। इस बात का भय छोड़ दो। यदि उसका ऐसा निश्चय है तो मैं उसे बदल दूंगा। यूनिकार नामक जंतु को वृक्षों से धोखा दिया जा सकता है, वृक्ष को दर्पण से छड़ा जा सकता है, हाथियों को गड्ढों में धक्का देकर धोखा दिया जा सकता है, सिंहों को जाल में फंसाकर धोखा दिया जा सकता है, और मनुष्यों को चापलूसी से धोखा देना संभव है। ऐसी बातें सुनने का सीजर बहुत शौकीन है, क्योंकि वो दुनिया में सबको नीचा समझ के अपने को श्रेष्ठ समझता है। मैंने कहा मनुष्यों को चापलूसी से धोखा देना संभव है, किंतु सीजर को नहीं, क्योंकि वो चापलूसी से घृणा करता है। उसने बोला, हाँ मैं घृणा करता हूं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि वो सबसे अधिक चापलूसी करता है। अब यह काम मुझे करना है। उसकी निर्बलता का लाभ उठाना मेरा ही काम है। मैं उसे राजधानी लाऊंगा। तो ठीक है, कल तुम उसे राजधानी लेकर आओगे। लेकिन श्रीमान, कैसे लिगारियस सीजर से बहुत नफरत करता है, क्योंकि जब उसने पॉम्पी की प्रशंसा की थी तो सीजर ने उससे बहुत कुछ बुरा भला कहा था। और मुझे तो ताज्जुब होता है कि आप में से, हम में से किसी ने भी उसके बारे में नहीं सोचा। एटलस, तुम उसके पास हो। वो विशेष कारणों से मेरा प्रेमी है। उसे तुम मेरे पास भेज देना और आगे का काम मैं अपने आप कर लूंगा। जो आगे श्रीमान। अब भोर हो रही है ब्रूटस, हमें चलना चाहिए। मित्रों, आप इधर उधर फैल जाओ, किंतु जो आपको कार्य दिया गया है उसे याद रखना, और वक्त आने पे अपने आप को सच्चा रोम निवासी प्रमाणित करना। हाँ मित्रों, तेजस्वी और प्रसन्न दिखाई दो। हमारी आंखों में हमारा उद्देश्य न छलक रहा है। शांति और गंभीरता से सब कुछ धारण करो, जैसे हमारे रोम के अभिनेता करते हैं। अच्छा, विदा। ब्रूटस, कौन है? मुर्शिया, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें मालूम है ना कि इस समय की ठंड तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। किंतु ये हवा तो तुम्हारे लिए भी उतनी हानिकारक है ब्रूटस। तुम चुपचाप मेरी शैया से उठकर चले आए, और कल भी तुम अचानक से खाने से उठकर चले गए। क्या चिंता है? क्यों बेचैन हो? जब मैंने तुमसे पूछा तो तुमने जवाब नहीं दिया, और कठोरता से मेरी ओर घूरा। जब मैंने तुमसे दोबारा पूछा तो तुम सर खुजलाने लगे और अपने पांव जमीन पर पटक दिए। मेरे बार बार पूछने पर भी तुमने जवाब नहीं दिया, और मुझे गुस्से से इशारा किया कि मैं वहां से चली जाऊं। मैं चुपचाप वहां से चली गई, क्योंकि मैं समझ गई थी ये वही क्रोध है जो इंसान को ना खाने देता है, ना सोने देता है, और ना ही बात करने देता है। क्या तुम्हारे दुखी होने का कारण मैं जान सकती हूँ ब्रूटस? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बस यही कारण है। ब्रूटस समझदार व्यक्ति है। अगर वो अस्वस्थ होता तो अपने आप को ठीक करने की कोशिश अवश्य करता।
यही तो मैं कह रहा हूं पोर्शिया, तुम सोने जाओ ना। अगर ब्रूटस अस्वस्थ होता तो सुबह के समय गर्म कपड़ों के बिना यूं घूमने ना निकल जाता। अगर वो बीमार होता तो रात के इस समय बिस्तर से उठकर यूं अशुद्ध वायु में घूमकर अपने आप को और बीमार ना करता। तुम्हें कोई मानसिक रोग हो गया है ब्रूटस। तुम्हारी पत्नी होने के नाते मुझे जानने का अधिकार है। अतीत में बिताए हुए समय, अपनी शादी की सौगंध देकर मैं तुमसे पूछती हूँ, अपने दुखी होने का कारण अपनी पत्नी पोर्शिया को बता दो। और वो लोग कौन थे जो रात के इस समय तुमसे मिलने आए थे, जिन्होंने रात में भी अपने चेहरे ढके हुए थे? मैं तुमसे जानूनत होकर प्रार्थना करती हूँ ब्रूटस, अपने दुखी होने का कारण अपनी पत्नी पोर्शिया को बता दो। पोर्शिया, तुम घुटनों के बल ना बैठो। अगर तुम मेरे प्रति विनम्र होते तो मुझे इसकी आवश्यकता ही ना होती ब्रूटस। क्या मैं तुम्हारे रहस्य नहीं जान सकती? क्या मेरा और तुम्हारा साथ खाने में, सोने में, आराम में या कभी कभी बात करने तक सीमित है? क्या मेरा तुम्हारे हृदय पर कोई अधिकार नहीं ब्रूटस? क्या मैं उसके बाहर के लिए ही बनी हूं? तब तो मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं ब्रूटस, केवल एक रखैल हूं। पोर्शिया, तुम मेरी सच्ची और आदरणीय पत्नी, तो मुझे उतनी ही प्रिय जितनी रक्त की वो बूंदें जो मेरे हृदय तक पहुंचती हैं। यदि ये सत्य है ब्रूटस तो मुझे तुम्हारे रहस्य जानने ही होंगे। माना मैं स्त्री हूँ, लेकिन स्त्री हूँ तो महान ब्रूटस की। क्या मैं इतनी सबल नहीं हूँ कि तुम्हारे भेदों को गुप्त रख सकूं? मुझे अपने रहस्य बताओ ब्रूटस, मैं उन्हें किसी से प्रकट नहीं करूंगी। ओ देवताओं, मुझे अपनी कुलीन पत्नी के योग्य बनाओ। आज रात आकाश और पृथ्वी अधीर हो उठे हैं। 3 बार नींद में कैलपुनिया चिल्लाई है, बचाओ बचाओ। ये लोग सीजर की हत्या कर रहे हैं। कोई है वहां पर? स्वामी, सेवक, तुम जाओ और पुजारियों से कहो कि देवताओं को एक बलि प्रस्तुत करें, और इस काम में उन्हें कहां तक सफलता मिलती है उसके समाचार हमें लाकर बताओ। जाओ। जो आके सीजर, क्या आज तुम जाओगे? सीजर अवश्य जाएगा। नहीं नहीं, आज तुम घर से हिलोगे भी नहीं। जो बातें मुझे भयभीत करती हैं वे मेरे सामने आ ही नहीं सकती, और अगर वो मेरे सामने आएंगी और मेरा चेहरा देखेंगी तो वे सब लुप्त हो जाएंगी। सीजर, मैंने कभी अब जंगलों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन आज मैं डर रही हूँ। जो कुछ भी हमने देखा सुना उससे भी कहीं ज्यादा भयानक और विकराल बातें जानने वाला वो व्यक्ति इस समय घर के भीतर है, जो ये सब एक ऐसे चौकीदार से सुनकर आया है जिसने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि सेनी सड़कों पर अपने बच्चे को चढ़कर चिल्ला रही है। वीर षडंगी जैसे योद्धा मेघों से लड़ रहे हैं और राजधानी पर उनका लहू बरस रहा है। कब्रें खुल गई हैं, मुर्दे उनसे बाहर निकल पड़े हैं। घायल व्यक्ति दर्द से कराह रहे हैं, घोड़े हिलन आ रहे हैं। सीजर, यह सब अस्वाभाविक है, इसी से मुझे डर लग रहा है। जिसका आयोजन महाबली देवताओं ने किया हो उससे क्या कोई रोक सकता है? नहीं। और ये अपशगुन तो पूरे संसार के लिए इतने ही बुरे हैं जितने सीजर के लिए हैं। इसलिए सीजर अवश्य जाएगा। धूमकेतु से भिखारियों की मृत्यु के लिए नहीं दिखाई देते, केवल राजकुमारों के लिए ही स्वयं आकाशदास से सुलग उठता है। ओ कैलपुनिया, कायर व्यक्ति ही अपनी मौत से पहले अनेक बार मरते हैं, किंतु वीर लोग सिर्फ एक बार मृत्यु का आस्वादन करते हैं। और आज तक जितनी आश्चर्यजनक बातें मैंने सुनी है उनमें से सबसे अधिक आश्चर्य मुझे इस बात पर होता है, लोग उस मृत्यु से भयभीत हो जाते हैं जो अवश्य रूप से आएगी।
और अपने उचित समय पर आ खड़ी हो जाएगी। स्वामी, कहो सेवक। वो चाहते हैं कि आज आप घर से बाहर ना निकले, क्योंकि बलि पशु का शरीर खोलने के भीतर उसके हृदय ही नहीं मिला। तुम जा सकते हो। जो आगे स्वामी। देवता इस प्रकार मनुष्य की बुज़दिली को धिक्कारते हैं, किंतु आज अगर सीजर भयभीत होकर घर में ही रह गया तो वो भी एक हृदयहीन पशु की भांति ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आज व्याघात जान ले कि सीजर उससे भी अधिक भयानक है। आज भय जान ले कि हम दोनों सिंहों की भांति एक ही दिन जन्मे हैं और सीजर ही श्रेष्ठ है, सर्वशक्तिशाली है। इसलिए सीजर अवश्य जाएगा। मेरे स्वामी, आपके विश्वास ने आपकी बुद्धि का हरण कर लिया है। इसे मेरा ही भय मानिए, अपना नहीं, जो आपको घर में रोके रहना चाहता है। हम सीनियर क्रम में मार्क एंटोनी को भेज देंगे। वो कह देगा कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैं जानू ना धोकर आपसे विनती करती हूँ, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। उठो कैलपुनिया। मार्क एंटोनी कहेगा कि मैं बीमार हूं। ठीक है, तुम्हारी खुशी के लिए मैं घर में ही रुक जाऊं। स्वामी, कहो सेवक। जैसे साहब से मिलने आए हैं द्वार पर। उन्हें अंदर आने दो। जो आगे स्वामी। ये लो कैलपुनिया, अब डेसियस आ गया, यही वहां जाकर सब कुछ बता देगा। सीजर की जय। मैं अभिवादन करता हूँ समर सीजर। मैं आपको सीनेट ट्री ले चलने आया। तुम बहुत उचित समय पर आए हो डेसियस। जाओ, सीनेट के सदस्यों के लिए मेरी शुभकामनाएं लेकर जाओ और उनसे कहना कि आज सीजर नहीं आ सकता। मैं नहीं आ सकता, ये तो झूठ है, किंतु ये भी झूठ है कि मुझ में आने का साहस नहीं। डेसियस, बस इतना ही कह देना कि आज सीजर नहीं आएगा। कह देना वो बीमार है। क्या सीजर झूठी खबर भेजेगा? क्या मैंने विजय पर विजय पाकर अपनी भुजाएं विस्तृत विशाल इसीलिए बनाई कि वृद्धों को सत्य कहते हुए भयभीत हो जाओ? नहीं। डेसियस, बस इतना ही कह देना कि आज मैं नहीं आ सकता। परम समर सीजर, जरा मुझे कोई बताए कि बात क्या है, ताकि जब मैं उन लोगों से जाके कहूं तो वे मुझ पे हंसना पड़े। कारण मेरी इच्छा है, मैं नहीं आऊंगा। सीनेट को संतुष्ट करने के लिए इतना ही कह देना उचित होगा, किंतु तुम्हारे व्यक्तिगत संतोष के लिए मैं तुम्हें बता दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूं। ये मेरी पत्नी कैलपुनिया है। इसने रात में एक स्वप्न देखा और उस स्वप्न में उसने मेरी मूर्ति को देखा जिसमें सैकड़ों छेद हो गए हैं और उनमें से लाल लाल लहू सोतों की तरह बह रहा, और वहां पर अनेक सतृष्ण रोम निवासी आकर उस बहते हुए रुधिर में अपने हाथ धो रहे हैं। कैलपुनिया इस स्वप्न से यह अभिप्राय निकाल रही है कि मुझ पर घनघोर आपत्ति आने वाली है। कैलपुनिया ने घुटनों पर बैठकर मुझसे न जाने की विनती की है और उसकी खुशी के लिए आज मैं घर पे ही रुक जाऊंगा। इस स्वप्न का तो गलत मतलब लगाया गया है। ये तो सौभाग्य सूचक स्वप्न है। आपकी मूर्ति में से कई धारों में रुधिर बह रहा था, जिसमें कितने भी रोम निवासी मुस्कुराते हुए अपना हाथ धो रहे थे। ये सब तो इस बात का द्योतक है कि महान रोम देश आपसे सदैव स्फूर्ति प्राप्त करेगा और असंख्य मनुष्य आपके निकट एकत्रित होकर आपसे कुछ चिन्ह स्वरूप सम्मानित होंगे। कैलिफोर्निया का स्वप्न यही सूचित करता है। तुमने तो इसका बहुत अच्छा अर्थ निकाला है। जब आपने सुना है कि मैंने ये अर्थ निकाला है तो क्या कहूँ, केवल यही कि मैंने यही समझा। सीनेट ने निश्चय किया है कि आज जो महान सीजर को राज मुकुट भेंट करेगी, और यदि ये समाचार भेजा जाएगा कि आज मैं नहीं आऊंगा तो शायद उसके विचार बदल जाएंगे। इसके अतिरिक्त यदि कोई ये कह के उपहास करे कि
सीनेट को तब तक स्थगित कर दो जब तक सीजर की पति को अच्छे सपने ना दिखाई दें। तो क्षमा करना सीजर, आपके प्रति मेरे हृदय में जो प्रेम है यही ये कह रहा है। ये प्रेम ना होता तो ऐसा क्यों कहता? कैलपुर्निया, अब मुझे तुम्हारे ये भय इतने मूर्खतापूर्ण लग रहे हैं कि मुझे अपने आप पर गिन ना रहा कि मैंने इन पर विश्वास कैसे कर लिया। अब तुम जाओ और जाकर मेरे वस्त्र लेकर आओ। आज सीजर सीनेट में जरूर जाएगा। क्या हम सब तैयार हैं? हाँ, हम सब तैयार हैं। क्या क्या कमियां रह गई है जिन्हें सीजर और उसकी सीनेट को दूर करना है? परम शक्तिमान, सर्वोच्च महान बलशाली सीजर, मेटलस सिम्बर आपके सम्मुख अपनी तुच्छ प्रार्थना प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहता है। सिम्बर, झुकने से मैं तुम्हें रोकता हूं, क्योंकि झुकना और ये प्रार्थना एक साधारण व्यक्ति के रक्त को ही विचलित कर सकती है। वे ही बालकों की भांति अपने प्रथम निर्णय और मूलाज्ञाओं से विचलित हो सकते हैं, किंतु ये सोचने का व्यर्थ श्रम न करो कि सीजर की रगों में भी मूर्खों का शाही रक्त है, जो ऐसी चाटुकारिताओं से द्रवित हो जाएगा। इन मूर्ख दिखावटों से मेरा मतलब चापलूसी से है, क्योंकि वे ही छलने का प्रयत्न करती हैं। तुम्हारे भाई का निर्वासन नियमों के अनुसार हुआ है। अब अगर तुम उसके लिए झुकते हो, प्रार्थना करते हो या चापलूसी करते हो, तो मैं तुम्हें कुत्ते की भांति अपने पद से हटा दूंगा। याद रहे, सीजर अन्याय नहीं करता और बिना उचित कारण के वो संतुष्ट भी नहीं होता। क्या यहाँ आप में से कोई मुझसे अधिक योग्य व्यक्ति नहीं है जो अपने मधुर शब्दों से मेटलस सिम्बर के भाई अपराध को क्षमा करवाने के लिए महान सीजर से विनती कर सके? मैं तेरे हाथ चूमता हूं सीजर, चाटुकारिता नहीं। तेरी प्रार्थना है कि पब्लिक सिम्बर को निर्वासित करके उसकी जो स्वतंत्रता का हनन किया गया है उसे लौटा दी जाए। बस मुझे क्षमा करें सीजर, कैशियस आपके चरणों में गिरकर आपसे अनुनय करता है कि पब्लिक सिम्बर की स्वतंत्रता उसे लौटा दी जाए। यदि मैं तुम्हारी तरह होता तो अवश्य ही ऐसी प्रार्थनाओं से द्रवित हो जाता। यदि मैं द्रवित करने के लिए प्रार्थना करता तो अवश्य ही ऐसी प्रार्थनाओं से विचलित हो जाता, किंतु मैं ध्रुव नक्षत्र की भांति अडिग हूं, जिसकी दृढ़ता और अचल महिमा की तुलना में आकाश का कोई भी ज्वलंत पिंड खड़ा नहीं होता। इस विशाल आकाश में असंख्य अग्निपिंड हैं, किंतु वे सब केवल दीप्ति मात्र हैं। उनमें से कोई भी ध्रुव तारे की भांति चाज्वल्यमान नहीं है। और इसी प्रकार ये धरती अस्थि, रक्त और मांस के असंख्य प्राणियों से भरी हुई है, जिनमें मेधा भी है, किंतु मैं उनमें से सिर्फ एक ही ऐसे प्राणी को जानता हूं जो अडिग है, स्थिर है, और वो मैं हूं, जूलियस सीजर। सिम्बर के निर्वासन के वक्त भी मैं अडिग था, और उसी प्रकार आज भी मैं स्थिर हूं। क्या तुम सीजर सीनेट? क्या तुम देवताओं के निवास ओलंपस पर्वत को उठाने का साहस कर रहे हो? महान सीजर, क्या ब्रूटस की प्रार्थनाएं विफल नहीं हो गई? यहाँ तो बोल दो।
ब्रूटस, तुम भी स्वतंत्रता, मुक्ति, अत्याचार का ध्वंस हुआ। जाओ गली गली में घोषणा कर दो। जाओ गली गली में घोषणा कर दो, स्वतंत्रता, मुक्ति। लौ स्वर से उगल उठे, अत्याचार का ध्वंस हुआ। रोम के निवासियों, भयभीत मत हो, भागो मत। महत्वाकांक्षा का ऋण चुका दिया गया है। आगे की दैवी शक्तियों, हम तुम्हारी इच्छा से अवगत हैं। हम जानते हैं कि एक दिन हम भी मरेंगे, किंतु लोक के प्राणी वो राज खोजते हैं जिससे जीवन की अवधि दीर्घ हो सके। ब्रूटस, जो अपने आयु के 20 वर्ष घटाता है, वो मृत्यु और भय के भी तो अनेक वर्ष घटा देता है। अगर ये सत्य है तो हम सीजर के शत्रु नहीं मित्र हैं, क्योंकि हमने उसके लिए मृत्यु के आतंक को घटा दिया है। रोम के निवासियों, आओ, झुको और सीजर के लहू से अपने हाथों को कोहनियों तक भिगो लो। अपने हथियारों को इसके खून में डुबोकर उठाकर पुकार उठो। मुक्ति, शांति, स्वाधीनता। आओ, झुको और रक्त से स्नान करो। कितने अनजाने युगों तक आज के इस महान दृश्य का कितने अवैधिक भाषाओं और अज्ञात देशों में अभिनय होता रहेगा। कौन जाने कितने अभिनयों में सीजर का लहू बहेगा। मुट्ठी पर धूल की भांति सीजर आज पॉम्पी की मूर्ति के चरणों में धराशायी है। और जब जब लोग इस दृश्य को दोहराएंगे, इतिहास हमारे लिए पुकारा करेगा कि ये हैं वे मनुष्य जिन्होंने अपने राष्ट्र को स्वाधीनता दिलाई। शांत, कोई है? एंटोनियस का मित्र है। मुझे मार्क एंटोनी ने यहाँ भेजा है और कहा है पहले मैं आपके सामने घुटने टेकूं और प्रार्थना करूं कि ब्रूटस मेधावी, कुलीन, सरल हृदय और परम वीर है। सीजर सर्वशक्तिमान था और कहा कि मैं ब्रूटस से स्नेह करता हूँ, उसका सम्मान करता हूँ। यदि एंटोनी आप तक सेफ आ सकता है तो वो आपसे पूछेगा सीजर किन कारणों से हत्या कर देने के योग्य प्रमाणित हुआ। ये जान लेने पर हुमरत सीजर से नहीं, जीवित ब्रूटस से प्रेम करने लगेगा। राज्य के कार्यों में कोई भी व्यक्ति क्यों ना उपस्थित हो, सहायता देगा। मेरे मालिक यही संदेश मार्क एंटोनी ने आप तक भिजवाया है। तेरा स्वामी महानगर रोम का वीर और बुद्धिमान व्यक्ति है। मैंने उसका कभी बुरा नहीं चाहा। उसे जाकर कह देना कि वो यहाँ आना चाहे तो आ सकता है। वो यहाँ आकर संतुष्ट हो जाएगा और मैं अपने आत्मसम्मान की शपथ खाकर कहता हूँ कि हम में से उसे कोई हाथ तक नहीं लगाएगा। जो आगे मैं उनको भी बुला के रखूं। जानता हूँ कि वो हमारा भी मित्र बन जाएगा। यही मैं भी चाहता हूँ, किंतु फिर भी मेरे मन में उसे लेकर बड़ी शंकाएं हैं। मेरी शंकाएं सदैव सत्य होती हैं। मार्क एंटोनी आ गया। आओ एंटोनी, तुम्हारा स्वागत। परम शक्तिमान सीजर, आज आप यहाँ नीचे पड़े हुए, आपकी वैभवशाली गरिमापूर्ण गौरव गाथाओं की ये कैसी दुर्गति है। हे महावीर, महावीर विदा। महानुभाव, मैं नहीं जानता कि आप क्या करना चाहते हैं और कौन है जिसका लहू बहाना भी शेष है,
यदि वो मैं ही हूं तो सीजर की मृत्यु से अधिक कोई और उपयुक्त समय नहीं होगा। यदि आपको मुझसे कोई विद्वेष है तो सीजर की मृत्यु से बेहतर अवसर मुझे नहीं मिलेगा, चाहे मुझे हजारों वर्ष क्यों न जीवित रहना पड़े। किंतु मृत्यु का कोई मार्ग, कोई स्थान मुझे ऐसी तृप्ति नहीं देगा जैसा सीजर का सानिध्य। हे युग के निर्माताओं, मेरे प्रभुओं, आओ आओ मेरे भी टुकड़े टुकड़े कर डालो। एंटोनी, हमसे मृत्यु की प्रार्थना मत करो। हम अपने इस कार्य से, अपने हाथों से अवश्य खूनी हत्याएं दिखाई देते, लेकिन लहू बहाने वाले हमारे इन हाथों को नहीं, हमारे हृदय को देखते। उन्हें क्यों नहीं देखते? देखो उनमें कितनी व्याकुलता है। रोम के प्रति हमारी दया ने सीजर के प्रति हमारी दया को नष्ट कर दिया है, क्योंकि मार्क एंटोनी तो विधि अपनी को दूर करती है। परंतु तुम्हारे लिए हमारे खड़क भोंतरे पड़ गए। तुम्हारे लिए हमारे मन में कोई द्वेष नहीं, तुम्हारे लिए हमारे मन में सद्भावना और प्रेम है। आओ स्वीकार करो उसे। तुम्हारा मत नए गौरव को प्रदान करते समय किसी भी योग्य व्यक्ति के भांति समर्थ होगा। मुझे आपकी बुद्धिमत्ता पे तनिक भी शंका नहीं। आइए आप सब अपने रक्त से सने हाथ मुझे दीजिए। मार्कस ब्रूटस, सबसे पहले आप मुझे अपना हाथ दें। सर्व महानुभाव, मैं क्या कहूं? आज मेरी विश्वसनीयता हाशिए पे है। या तो आप मुझे चापलूस समझ रहे होंगे या कायर। निस्संदेह मैं आपसे प्रेम करता हूं, किंतु यदि आज आपकी आत्मा मुझे देख रही होगी तो मृत्यु से भी अधिक यातना उसे ये देखकर होगा कि उसका एंटनी उसके शत्रुओं के रक्त रंजित हाथों से हाथ मिलाकर मित्रता कर रहा है, और वो भी है परमवीर आपके शब्द के सम्मुख। यदि मेरे उतने ही आंखें होती जितने आपके शरीर पे घाव है तो उनसे उतना ही आंसू बहता जितना आपके घावों से लहू टपक रहा। मुझे क्षमा करें जूलियस। हे वीर,
एक हरिण की भांति आपको यहाँ लाया गया और यही आपकी हत्या कर दी गई। यही आपके हत्यारे खड़े हैं जिनके हाथ आपके लहू से रंगे हुए हैं। ओ संसार, तू इनके लिए जंगल के समान थे जहां वो स्वतंत्र विचरण करते थे। वो तुम्हारा जीवन स्रोत थे, किंतु आज वही सीजर राजन्यों द्वारा आखेट किए हुए एक हरिण की भांति पड़ा है। मार्क एंटोनी, मुझे क्षमा कर कैशियस, किंतु सीजर के शत्रु भी ऐसा ही कहेंगे। और फिर मेरे ये शब्द एक मित्र के द्वारा कहे प्रेम के प्रशंसा के शब्द हैं। मैं सीजर की तारीफ करने पर तुम्हें नहीं रोक रहा, किंतु अब तुम्हारा हमसे क्या संबंध होगा? हम अपने मित्रों में तुम्हें भी एक गिने या अपनी राह पर चले और तुम पर निर्भर ना रहें। मित्र बनने के लिए तो मैंने आपसे हाथ मिलाया है। क्षण भर को नीचे सीजर को देखकर मैं विचलित हो गया था। बंधुओं, मैं आप सबके साथ हूं, मैं आपसे प्रेम करता हूं, किंतु इसी आशा पर कि आप मुझे बताएंगे कि सीजर क्यों और किस तरह इतना खतरनाक था। अन्यथा तो हमारे कारणों को बर्बरता समझना एंटोनी। हमारे कारण इतने ठोस हैं, यदि तुम सीजर के पुत्र भी होते तो संतुष्ट हो जाते। बस मैं यही चाहता हूं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे सीजर के शव को नगर के चौक में ले जाने की अनुमति प्रदान करें, ताकि एक मित्र के कर्तव्य का निर्वाह करते हुए मैं लोगों से इनकी दाह क्रिया के संबंध में बातचीत कर सकूं। तुम जा सकते हो। ब्रूटस, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा मत करो कि एंटोनी वहां पे मौजूद हो। सीजर की दाह क्रिया के समय वो प्रजा से जो कहेगा उसका क्या अर्थ निकलेगा? कैशियस, तुम चिंता मत करो। मैं खुद पहले प्रजा को जाकर बताऊंगा कि सीजर किन कारणों से मारा गया है, और उनको ये भी कहूंगा कि एंटोनी जो कुछ कह रहा है वो हमारी आज्ञा से कह रहा है। और कैशियस, ये हम सब मानते हैं कि सीजर की दाह क्रिया पूर्ण रीति रिवाज से होनी चाहिए। इसमें हमें कोई नुकसान नहीं बल्कि लाभ है। मैं नहीं जानता इससे क्या नतीजा निकलेगा, परंतु मैं इसके साथ नहीं हूं मैं इसके साथ। सुनो मार्क एंटोनी, तुम सीजर के शव को ले जा सकते हो, लेकिन अपने दाह क्रिया संबंधी भाषण में तुम हमें किसी प्रकार दोषी नहीं ठहराओगे। हाँ, सीजर की चाहे जितनी प्रशंसा कर सकते हो, और तुम लोगों से ये कहोगे कि वो सब तुम हमारी आज्ञा से कह रहे हो। जैसे ही मेरा भाषण समाप्त होगा, तुम भी उसी मंच से भाषण दोगे जहां मैं जा रहा हूं। मैं यही कहूंगा, मेरी और कोई अभिलाषा नहीं। अच्छी बात, हम भी चलते हैं। चलो साथी।
लहू से भीगी है। मुझे क्षमा कर कि मैं इन बधिकों से इतनी नम्रता और धैर्यता से व्यवहार कर। हे वीर, आप निश्चय ही संसार के किसी भी स्वर्णिम युग में पैदा होने वाले सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का आज एक खंडहर में उस हाथ को धिक्कार है जिसने ये लहू धरती पे गिरा। ये घाव मुझे बोल उठने को उकसा रहे। इन घावों के सामने मैं आज भविष्यवाणी करता हूं कि इन लोगों पे भयानक अभिशाप उतरेगा। समस्त इटली में भीषण गृह युद्ध की आग जलेगी और सारा देश कांप उठेगा। हत्या, विध्वंस और रक्तपात का इतना अधिक हो उठेगा कि माताओं की ममता जड़ हो जाएगी। वो अपने बच्चों को कट कर गिरता देखकर भी केवल मुस्कुराते रहेंगे। इन बड़बड़ताओं के असंख्य कारणों की वजह से दया का चिन्ह मात्र भी शेष न रहेगा। और प्रतिशोध की भूखी सीजर की आत्मा नरक की अग्नियों से निकलती हुई प्रतिहिंसा की देवी के साथ घूमती फिरेगी और वो विकराल देवी एक सम्राज्ञी की भांति फुफकारती हुई पुकारेगी कि ध्वंस कर दो, सर्वनाश कर दो। सारी पृथ्वी सड़ते हुए शवों की चिरांद से ढक जाएगी। रोम के निवासियों, मेरे मित्रों, देशवासियों, मेरे कारणों को जानने के लिए मुझे सुनो। शांति से मेरी बात पर ध्यान दो ताकि तुम्हें मेरी बातों का विश्वास हो सके। अपनी तर्क बुद्धि से मेरा निर्णय करो। यदि इस सभा में सीजर कोई प्रिय मित्र है और कोई जानना चाहे कि ब्रूटस क्यों सीजर के विरुद्ध खड़ा हुआ, तो सुनो। ये नहीं कि मैं सीजर से कम प्रेम करता था, वास्तव में यह है कि मुझे रोम से कहीं अधिक प्रेम है, आप लोगों से प्रेम है। क्या चाहते हो तुम? किसे अच्छा समझते हो? ये कि सीजर जीवित रहता और तुम सब दासों की भांति बढ़ते, या फिर ये कि सीजर मर गया ताकि तुम सब स्वतंत्र व्यक्तियों की भांति जीवन यापन कर सकोगे। मैं इसके लिए रोता हूं क्योंकि सीजर मुझसे प्रेम करता। मेरे हृदय में आनंद उमड़ता है क्योंकि ये भाग्यशाली था। मैं इसका सम्मान करता हूं क्योंकि ये वीर था, किंतु मैंने इसे मार डाला क्योंकि ये महत्वाकांक्षी था। इसके सौभाग्य के लिए हर्ष बिखरता है, वीरता के लिए सम्मान झुकता है, किंतु महत्वाकांक्षा के लिए केवल मृत्यु है। मैं आप सबसे पूछता हूं
कोई है ऐसा रोम का नागरिक जो अपनी इच्छा से गुलाम होना पसंद करेगा? यदि कोई है तो बोले, मैंने उसे अवश्य दुख पहुंचाया है। कोई है ऐसा मनुष्य जो अपने देश से प्रेम नहीं करता? यदि कोई है तो बोले, मैंने उसे अवश्य दुख पहुंचाया है। कोई है ऐसा मनुष्य जो इस महान देश रोम का नागरिक बनना पसंद नहीं करता? कोई है? यदि कोई है तो बोले, मैंने उसे अवश्य दुख पहुंचाया है। मुझे उत्तर दो, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। नहीं 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 ब्रूटस, ऐसा कोई नहीं है रोम में, ऐसा कोई नहीं है। अब मुझे आप सबको सिर्फ एक ही बात कहनी है कि जिस प्रकार रोम की भलाई के लिए मैंने अपने प्रिय मित्र को मार डाला, उसी प्रकार जब कभी देश को मेरी मृत्यु की आवश्यकता होगी, ये छुरा मैं अपने लिए भी सुरक्षित रखूंगा। मेरे साथियों, मेरे कहने से मार्क एंटोनी की बात सुनो। इनके मुख से सीजर का गौरव सुनो, जो मार्क एंटोनी तुम्हें हमारी आज्ञा से सुनाएगा। और मैं प्रार्थना करता हूं कि जब तक मार्क एंटोनी अपनी बात खत्म ना कर दे, तुम में से कोई यहां से ना जाए। रोम के निवासियों, मेरे देश बंधुओं, मेरी बात को गौर से सुने। मैं आज सीजर का दाह संस्कार करने आया हूं, ना कि उसकी प्रशंसा करने। वीर ब्रूटस ने आपसे कहा कि सीजर महत्वाकांक्षी था। यदि ऐसा ही था तो एक भयानक अपराध था, और सीजर ने उसका मूल्य भी चुका दिया है। बंधु, सीजर मेरा मित्र था, वो मेरे लिए न्यायशील था, कृतज्ञ था। किंतु ब्रूटस कहता है कि सीजर महत्वाकांक्षी था, और ब्रूटस एक परम सम्मानित और आदरणीय व्यक्ति है। आपको याद होगा कि सीजर कई देशों से बंदियों को पकड़कर रोम लाया था, और शत्रुओं द्वारा चुकाए गए मूल्य से रोम के सार्वजनिक कोषों को समृद्ध किया था। क्या यहां सीजर की महत्वाकांक्षा प्रतीत होती है? अरे कौन नहीं जानता कि दीन दुखियों की पुकार सुनकर सीजर रो उठता था। महत्वाकांक्षा तो कठोरता और निर्दयता को जन्म देती है, किंतु ब्रूटस कहता है कि सीजर महत्वाकांक्षी था, और निस्संदेह ब्रूटस एक परम सम्मानित और आदरणीय व्यक्ति है। आप सबने देखा था लेप्रिकल के उस समय मैंने सीजर को 3 बार ताज पेश किया, 3 बार, किंतु सीजर ने तीनों ही बार ताज लेने से इनकार कर दिया। क्या ये महत्वाकांक्षा थी? फिर भी ब्रूटस कहता है कि सीजर
महत्वाकांक्षी था और निस्संदेह ब्रूटस एक परम आदरणीय और सम्मानित व्यक्ति है। एक दिन ऐसा था जब आप सब सीजर से असीम प्रेम करते थे। क्या वो कारण ही था? फिर वो कौन सा कारण है कि आज सीजर की मृत्यु पे आपको शोक मनाने से रोक रहा है? ओ न्याय शक्ति तो किन पशुओं में पहुंच गई है जहां मनुष्यों ने अपना तर्क और विवेक खो दिया। मेरी वेदना के लिए मुझे क्षमा कीजिए। मेरा हृदय इस कफन में सीजर के शब्द के पास पहुंच गया। मुझे थोड़ा वक्त दे, अपने आप को संभालने। मेरे ख्याल से इसकी बातों में तथ्य है। यदि ठीक तरह से सोचा जाए तो सीजर के साथ बहुत अत्याचार हुआ है। अगर ऐसा रहा ऐसा रहा तो इसका मतलब है इससे आगे इससे बड़ा अत्याचार ही आएगा। तुम लोगों ने एंटोनी की बातों पर ध्यान दिया। वो ताज नहीं लेना चाहता था और इससे तो यही साबित होता है कि सीजर महत्वाकांक्षी नहीं था। अगर ये सत्य है तो इसका किसी को महंगे से महंगा मूल्य चुकाना होगा। हाँ, देखो इस बेचारे को कैसी रो रो के आंखें अंधारी सी लाल हो गई हैं। एंटोनी से बढ़कर महान रोम में कोई नहीं है। वो भी कुछ बोलने वाला है। कल तक सीजर के मुख से निकला हर एक शब्द संसार को चुनौती देता था, किंतु आज ये इतना दीन हो गया कि आप में से कोई इसका सम्मान तक नहीं करता। मित्रों, ये देखिए, सीजर का एक मुद्रांकित पत्र। इसमें उसकी वसीयत है। लेकिन प्रजाजनों, मुझे क्षमा करें कि मैं ये वसीयत आपको पढ़कर नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि यदि मैंने इसे पढ़ा तो आप सब भाव विभोर हो उठेंगे और सीजर के शव के समीप आप उन्हें आदर से चूमने लगेंगे। सीजर के बहुमूल्य रक्त में अपने रुमालों को भिगो लेंगे और स्मृति चिन्ह के रूप में सीजर के सिर का एक बाल रखना चाहेंगे। बाल? अरे वसीयत करो एंटोनी। हाँ, बाल एंटोनी वसीयत करो। अब वसीयत करो। आपके लिए यही उचित होगा कि आप अपने प्रति सीजर के प्रेम को जाने ही नहीं, क्योंकि आप पत्थर नहीं हैं, अचेतन काठ नहीं हैं, आप मनुष्य हैं और मनुष्य होने के नाते सीजर की ये वसीयत आपको क्रोध से पागल बना देगी। अतः आप ये जाने ही नहीं कि आप सीजर के वास्तविक अधिकारी हैं। अगर आपने इसे जान लिया तो पता नहीं आप क्या कर गुजरेंगे। अरे वसीयत हाँ, आप मुझे वसीयत पढ़ने के लिए विवश कर रहे हैं, किंतु वसीयत पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। ये वो जगह है जहां कैशस का छुरा घुसा। इस शालू कास्कर ने कितना गहरा घाव किया है और सीजर के प्रिय पात्र ब्रूटस ने यहां आघात किया। जब ब्रूटस का छुरा बाहर निकला तो सीजर का रक्त झरझर कर बह उठा, मानो सोता फूटा हो।
ब्रूटस सीजर का पथ प्रदर्शक था। सीजर उसे अपना देवदूत मानता। ओ देवताओं, आकाश के स्वामियों, आप साक्षी हो कि सीजर ब्रूटस से कितना प्रेम करते थे। किंतु जब सीजर ने ब्रूटस को आघात करते देखा, ऐसा विश्वासघात देख इनका विशाल हृदय वेदना से खंड खंड हो गया और महान सीजर गिर पड़े। ओ देशवासियों, कैसा था वो पतन। उस वक्त मैं और आप, हम सब सीजर के साथ गिर पड़े और हत्यारे विश्वासघाती हमें रोक कर चले गए। अब क्यों रोते हो? अब रोकर भी क्या होगा? इधर देखो, ये रहा सीजर स्वयं आघातों से विकृत। किसने मारा है इसे? उन हत्यारे विश्वासघातियों ने। क्रूर दृश्य है। हाय महान सीजर, हाय रे दुर्दिन। अरे देशद्रोहियों! प्रजाजन, मैं आपको अनुचित रूप से प्रभावित करने नहीं आया। जिन्होंने ये कृत्य किया है वे परम सम्मानित और आदरणीय व्यक्ति हैं। वो निश्चय ही हमें अपने कृत्य का वाजिब कारण भी बताएंगे। मैं ब्रूटस की भांति एक वक्ता नहीं, मैं एक सीधा साधा व्यक्ति हूं। मैं दुराब नहीं जानता, ना मुझ में बुद्धि है ना चातुर्य, ना मुझ में शब्द जाल है, ना मुझे कोई और ही योग्यता प्राप्त है। मैंने तो बस आपको प्रिय सीजर के घाव दिखाए हैं जो मुझे बोलने को प्रेरित करते हैं। किंतु यदि मैं ब्रूटस होता या ब्रूटस मेरे स्थान पे होता तो रोम की चेतना को वो ऐसा झकझोर देता कि हृदयहीन भी विद्रोह के लिए उठ खड़े होते हैं। हम विद्रोही हैं। हाँ, हम विद्रोही हैं। हम उनका घर गिरा देंगे। अभी मेरी बात समाप्त नहीं हुई। क्या आप इस वसीयत को भूल गए? देखिए, सीजर की मुद्रा से अंकित है। वे प्रत्येक नागरिक को 75 मुद्राएं और 75 द्राखमा प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त अपने उद्यान, अपने कुंज, फलों से लदे उपवन सब आपको प्रदान करते हैं। आपको अपनी संतान को सदा के लिए देते हैं ताकि आप उनमें विहार कर सके, आनंद पूर्वक जीवन यापन कर सके। ये था सीजर, सिर्फ और सिर्फ एक सीजर। क्या ऐसा हो सकेगा दूसरा? नहीं, कभी नहीं हो सकेगा। कभी नहीं हो सकेगा। चलो, हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हम अपने घर चला देंगे। हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। हम विद्रोही हैं। हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं।
नहीं चलिए आप सब अपना नाम कुछ ये जयमोहन विशाल विश्वकर्मा, दिया माधव, अजय यादव, डॉक्टर सुनील, पुष्पेंद्र, कमल नेगी, ये हमारे देव लाइट डिजाइन में और मेरा नाम अशरफ अली है। हमारे बीच हमारे सीनियर थिएटर डायरेक्टर श्री श्याम जी हैं और वरिष्ठ साहित्यकार रिक्वेस्ट करूँ आपसे कि आइए। मैं श्याम जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ तो जरूर बोलें नाटक के बारे में, कलाकारों के बारे में। मैं जब आया था तो मुझे पता लगा कि ये वर्कशॉप नाटक है और शायद वर्कशॉप 1 महीने की रही होगी। 1 महीने की वर्कशॉप के हिसाब से जूलियस सीजर प्ले करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है और सभी बहुत अच्छा डायरेक्टर वर्क इस छोटे से ऑडिटोरियम में नजर आ रहा था कि डायरेक्टर ने अपने कलाकारों के साथ कैसे काम किया होगा और सभी ने बहुत अच्छा किया। सभी के लिए बहुत अशोक वर्मा अशोक पड़ी के लगभग 5-6 वर्षों से मैं नाटक देखता आ रहा हूँ और इतनी मेहनत से इतनी शिद्दत से ये काम करते हैं, मैं तो इनका काम देख के गदगद हो जाता हूँ। और जिस प्रकार ये नए लोगों को सामने लाते हैं, निसंदेह आज इन कलाकारों ने आपके सामने अपने दिखाया है प्रदर्शन, ये वाकई जो है बधाई के काबिल है। मैं अपनी ओर से ये बधाई बस आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार मिलता रहे और ऐसे ही हम लोग प्ले करते हैं।